हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। नाम है पूनम स्टडी पॉइंट। तो देखिए, आज हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये चैप्टर फर्स्ट है क्लास 9 का। तो यहाँ पर हम क्या सीखेंगे इस क्लास में? एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैज़ नेम्ड मैटर। तो जो भी हम अपने आसपास चीज़ें देखते हैं, जैसे कि हम बुक देखते हैं, हम पहाड़ देखते हैं, हम नदियाँ देखते हैं, हम कितनी सारी चीज़ें अपने आसपास देखते हैं, जो भी कुछ हम देखते हैं वो सब साइंटिस्ट ने उनका नाम मैटर रख दिया। तो आगे कह रहे हैं कि द मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, इट इज़ नॉट कंटिन्यूस बट इट इज़ पार्टिकुलेट। तो देखिए, जो मैटर होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे कि एक मकान की अगर हम बात करते हैं, हमारा घर बना हुआ होता है, तो वो सबसे छोटी ईंट से तो मिलकर बना होता है। सबसे पहले ईंट लगाई जाती है, फिर दूसरी ईंट लगाई जाती है, फिर तीसरी ईंट लगाई जाती है। इस तरीके से बहुत सारी ईंटें जब लगा दी जाती हैं तो हमारा घर बन जाता है, मकान बन जाता है। तो ये सबसे जो छोटी ईंट है, यही मान लीजिए आप पार्टिकल है। अगर हम उस ईंट की भी बात करते हैं, ब्रिक की बात करते हैं, तो वो ब्रिक भी क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। उसमें इतने करोड़ों पार्टिकल्स हैं जिससे मिलकर वो बनी हुई है। यानी अगर वो छोटा सा पार्टिकल नहीं होगा तो क्या कोई मैटर बन सकता है? तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होगा इस यूनिवर्स में, कि वो होगा ही नहीं, ये समझ लीजिए आप। तो नेक्स्ट है इसमें द मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। तो इस बातों से आप क्या समझे कि मैटर हम किसको बोलेंगे? जो भी चीज़ें, जो भी थिंग्स हमारे स्पेस में, हमारे कोई भी थिंग्स स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसके अंदर उसका मास होता है, वो मैटर ही है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा 60 केजी का वेट है अगर, यानी मेरा मास क्या है, 60 केजी। तो वो 60 केजी मैं कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करूँगी, तो इसका मतलब है कि मैं मैटर ही हूँ। अगर मैं अपने पास रखी हुई इस बुक को देखूँ तो बुक भी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और इसका कुछ ना कुछ मास भी होगा। मास का मतलब अगर ये 2 केजी की है तो इसका मतलब है ये कोई ना कोई स्पेस वहाँ पर ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है, तो ये हमारे हो गए मैटर। पार्टिकल और मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम एंड आर कंटिन्यूसली मूविंग। देखिए, एक जो मैटर की खासियत क्या होती है, जो इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है मैटर, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो चुपचाप नहीं बैठे होते। उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है जिसमें वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अब वो चाहे सॉलिड के पार्टिकल्स हों या लिक्विड के हों या गैस के हों। पार्टिकल और मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये जितने भी पार्टिकल्स हैं उस मैटर के अंदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, इसीलिए उनकी शेप बनी रहती है डेफिनेट। तो सॉलिड के पार्टिकल्स भी क्या है, एक दूसरे को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं कि वो उसी शेप में बना रहता है। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स कुछ ज़्यादा मूव करते हैं तो वो उसी शेप में नहीं रहता है। तो देखिए, आपने यहाँ पर ये एक सेकंड यहाँ पर आता है स्टेट ऑफ मैटर। तो ये 3 स्टेट होती है किसी भी मैटर की। मैटर को तो हमने बोल दिया कि कोई भी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है वो मैटर है। तो वो क्या हम बुक को ही मैटर बोलेंगे? क्या हम कोई लिक्विड चीज़ है तो उसको मैटर नहीं बोलेंगे? उसको भी हमें मैटर बोलना पड़ेगा। वो भी हमारे लिए मैटर है क्योंकि वो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और वो कुछ उसके अंदर भी वो पार्टिकल्स होते हैं जिससे मिलकर वो बनी होती है। जैसे कि अगर हम पानी की बात करें तो पानी भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ऑयल की बात करें वो भी, जूस की बात करें वो भी, तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर तो लिक्विड भी बना हुआ है, गैस भी बनी हुई है और सॉलिड्स भी बने हुए हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये देख रहे हो कि सॉलिड के बारे में यहाँ जाने हम, तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर स्पेस वेरी लेस। इंटरमोलिकुलर स्पेस, तो जो हमारे सॉलिड कोई भी चीज़ है, मान लीजिए हमारे पास बुक है या ब्रिक है, वो सॉलिड है। तो इसके बीच में जो पार्टिकल्स जिससे मिलकर ये मैटर बना हुआ है, बुक बनी हुई है या ब्रिक बनी हुई है, उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। अब क्योंकि इनके बीच में गैप कम है तो इनकी शेप जो है बिल्कुल डेफिनेट होती है, जैसी बनी हुई है वैसी ही बनी रहती है, और उनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। यानी वो जितना स्पेस घेरते हैं वो उतना स्पेस हमेशा ही घेरते हैं। हाई डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब डेंसिटी से मतलब आप क्या समझ रहे हो कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पास हैं। डेंसिटी मतलब रिजिडिटी, है ना। और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इसका हाई होता है। क्यों? क्योंकि जब तक हम ज़्यादा टेम्परेचर पर इसको नहीं देंगे तो तब तक ये मेल्ट नहीं होगा। जैसे कि अगर बर्फ़ है हमारे पास, वो सॉलिड फॉर्म में है, इसको हम हाई टेम्परेचर देंगे तभी वो मेल्ट हो पाएगा। सिमिलरली अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो अगर
आइस से अगर हमें आइस क्यूब है हमारे पास और उसको बॉयल करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो वो लिक्विड में जाके चेंज होगी ना टेम्परेचर देने पर, उसके बाद वो उसे वेपर में चेंज करेगी। तो हमें हाई डेंसिटी, जो सॉलिड होते हैं उनकी डेंसिटी भी हाई होती है, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और उनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो। तो यहाँ पर आप समझ रहे हो, जैसे कि अगर मेरे पास ये बुक है जिसे हम सॉलिड फॉर्म में देख रहे हैं, तो वो हम कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस का मतलब इनके पार्टिकल इतने पहले से इतने पास पास है कि इसको और ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अगर हम कंप्रेस भी करेंगे तो वो इतना कंप्रेशन होता है कि वो नेग्लिजिबल मान सकते हैं हम। सॉलिड कैन नॉट फ्लो, जो सॉलिड होता है वो फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। जहाँ पर हम लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड देखिए, लिक्विड की बात करेंगे तो वीक इंटरमोलिकुलर स्पेस, इसका जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। मतलब इनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं उसमें अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है सॉलिड की कंपैरिजन में। इसीलिए क्या होता है, सॉलिड में किसी सॉलिड के आस पार अगर हम अपने हाथ को घुमाना चाहें, आर पार करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। लेकिन जैसे लिक्विड है, वाटर है, तो अगर हम उसमें अपने हाथ को वाटर के अंदर घुमाना चाहें तो आसानी से घुमा सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ा कम है, ठीक है। और लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस, यानी उनके बीच में जो मॉलिकुलर स्पेस है, यानी हर मॉलिक्यूल के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, वो ज़्यादा होता है। दूसरा यहाँ पे लिक्विड की सेकंड पॉइंट आता है, नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। तो जितने भी लिक्विड होते हैं वो उनकी जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है। यानी कि डेफिनेट कैसे बोलोगे आप, डेफिनेट तो इसलिए होती है क्योंकि उसका हर एक पार्टिकल, जो उनके पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलकर वो बना हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं। और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अच्छा, यहाँ पर हम डेफिनेट शेप की बात कर रहे हैं, तो अगर हम देखो शेप, अगर मेरे पास बुक है या पेन है या पेंसिल है, अगर मैं उसे इसका स्केच बनाना चाहूँ, उस पेन को या पेंसिल को या कोई डस्टर है, उसको अगर मैं किसी पेपर पर रख कर उसकी आउटलाइन बनाना चाहूँ तो मैं आसानी से उस पर रख कर बना सकती हूँ। इसका मतलब वो शेप तो हमेशा वैसी ही रहेगी, कभी भी मैं बनाऊँ उसको उसकी शेप वही आएगी। अगर मैं स्केच से करूँ तो वहीं पर उतना ही उसका स्पेस घेरेगा। और वॉल्यूम भी उसका डेफिनेट होता है, यानी जितना वो स्पेस घेरेगा वो उतना ही वो डेफिनेट है, हमेशा ही उतना ही घेरेगा, ठीक है। डेंसिटी इज़ लोअर, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो लिक्विड है उनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है और उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। मतलब वो जल्दी ही मेल्ट हो जाती हैं और जल्दी ही वो बॉयल भी हो जाती हैं। लिक्विड कैन बी कंप्रेस, लिक्विड कैन फ्लो। और लिक्विड को हम कंप्रेस भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम बर्फ़ को फ्रिज के अंदर रखते हैं, फ्रीज़र के अंदर रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, आइस में बदल जाता है, यानी उसको हम कंप्रेस कर देते हैं और सॉलिड फॉर्म में ले आते हैं। आपने देखा होगा जो ड्राई आइस ड्राई CO2 होती है वो भी क्या होती है, कंप्रेस करके बनाई जाती है गैस को, जिससे वो क्या हो जाती है, कंप्रेस करके एक जगह ठोस फॉर्म में आ जाती है। लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड को हम फ्लो भी कर सकते हैं। अगर हम उसको किसी भी लिक्विड को, यानी वाटर को या जूस को फ्लोर के ऊपर अगर स्प्रेड कर देते हैं तो वो आसानी से फ्लो कर जाता है, यानी बहने लग जाता है। अगर हम बात करते हैं गैस की, नेक्स्ट यहाँ पर हमारी गैस आती है। तो गैस क्या होती है, इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, वेरी लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस। और इसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, मतलब उनके बीच में जो गैप होता है हर पार्टिकल के बीच में, ये आप देख रहे हो यहाँ पर ये गैप ज़्यादा दिखा रहा है, तो इनके बीच में जो गैप होता है, स्पेस होता है, वो ज़्यादा होता है। डेंसिटी इज़ वेरी लो। अब क्योंकि गैप ज़्यादा है तो डेंसिटी तो लो होगी इसकी, यानी वो कहीं, इसके जो पार्टिकल्स हैं कहीं पर भी जा जाते हैं। जैसे गैस है, गैस के पार्टिकल्स तो कहीं भी चले जाते हैं, यानी क्योंकि उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा लो होती है। गैसेज आर हाईली कंप्रेस, गैस कैन फ्लो, गैस फ्लो भी की जा सकती है और हाईली कंप्रेस भी की जा सकती है, यानी इसको इकट्ठा भी किया जा सकता है एक जगह पर। तो ये तो हो गई हमारी बात किसकी, स्टेट की, सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए, एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीज इवेपोरेशन। अगर हम अपने सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं तो इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। इससे मतलब आप समझ रहे हो कि जैसे आप कपड़े फैलाते हो, गीले कपड़ों को आप सुखाने के लिए फैलाते हो, तो उसका क्या कर देते हो, सरफेस एरिया बढ़ा देते हो, जिसकी वजह से इवेपोरेशन तेज़ी से होने लगता है और कपड़े आसानी से जल्दी सूख जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है इसमें, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन।
दैट मीन्स कि जो अगर हम किसी इंक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर को, दैट मीन्स कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, यानी उसको हमने गर्म करना शुरू करा और गर्म करते चले गए, तो क्या होगा, रेट ऑफ इवोपोरेशन, तो इवोपोरेशन भी तेज़ी से हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा, जैसे इसको आप आसानी से आप डेली लाइफ से ही समझ सकते हो कि सूरज की रोशनी बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा है, यानी दोपहर का समय है, तो उस समय इतनी जल्दी इवोपोरेशन हो जाएगा कि कपड़े आपके जल्दी सूख जाएंगे। ठीक है, डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपोरेशन, यहाँ पर जस्ट अपोजिट की बात हो रही है। अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ है तो रेट ऑफ इवोपोरेशन बढ़ जाएगा। दैट ह्यूमिडिटी से आप समझ क्या रहे हो कि जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर हमारा क्या है, पानी की मात्रा, वाटर की मात्रा ज़्यादा है। अगर पानी यानी वाटर की मात्रा हमारे इन्वायरमेंट में ज़्यादा होगी तो इवोपोरेशन का रेट डिक्रीज़ हो जाएगा। एन इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपोरेशन। अब यहाँ पर फिर उसी एग्जांपल से आप समझिए कि अगर हम कपड़ों को फैलाते हैं और हवा चल रही है बहुत तेज़ी से, तो इवोपोरेशन भी तेज़ी से होने लग जाएगा, तब भी आपके कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। इसीलिए तो यहाँ पर ये बोला है कि एन इंक्रीज द विंड स्पीड, अगर हम हवा की स्पीड को बढ़ा दें तो इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपोरेशन, तो इवोपोरेशन की स्पीड भी बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये बढ़ जाएगी। इवोपोरेशन कॉज ए कूलिंग इफेक्ट, जो इवोपोरेशन होता है, यानी जब भी हम इवोपोरेशन की बात करते हैं तो हमें वो कूलिंग इफेक्ट देता है, यानी हमें ठंडा का एहसास होता है। जैसे कि अगर हम पसीना में भीगे हुए हैं और कोई पंखा चला दे हमारे सामने, तो क्या होगा, हमें बहुत कूल सा महसूस होगा, और हमारा जो अगर हमें पसीना आ रहा है और पसीना इवोपोरेट होगा तो हमें वो कूलिंग इफेक्ट देता है। तो यहाँ पर इसका मतलब तो हो गया ये। अब आप देखिए नेक्स्ट यहाँ पर सम मेजरेबल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट, तो यहाँ पर कुछ मेजरेबल क्वांटिटी है। जैसे कि आपने देखा है कि आप जब सब्जी लेने जाते हो तो किलो में लेकर आते हो, है ना, और आप कोई लिक्विड यानी तेल लेकर आते हो, है ना, ऑयल वगैरह लेकर आते हो, तो आप उसको लीटर में लेकर आते हो। इसी तरीके से हमारे पास कुछ क्वांटिटी होती हैं, उनका भी यूनिट होता है, उनका भी कुछ सिंबल होता है। जैसे किलोग्राम का केजी होता है ना, ग्राम का जीएम होता है, तो हम इसी तरीके से इनके भी सिंबल होते हैं। तो टेम्परेचर नापने के लिए भी हमें टेम्परेचर की भी तो नापने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका जो यूनिट होता है वो केल्विन में हम नापते हैं, और उसको लिखते हैं हम के से हैं। लेंथ को इस तरीके से, लेंथ को मीटर में नापते हैं और उसको एम से लिखते हैं, स्मॉल एम से, है ना, स्मॉल एम से लिखते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी, आप देखो ये, हाँ, मास की बात करते हैं तो ये किलोग्राम में नापते हैं, है ना। अगर आप आलू लेने के लिए जाते हो या फिर कोई सब्ज़ी लेने के लिए जाते हो तो आप केजी में लेकर आते हो, तो उसको सिंबल में कैसे लिखते हो आप, केजी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर वॉल्यूम, वेट को न्यूटन में नापते हैं और इसको लिखते हैं हम एन से, ये एन से लिखा हुआ है। वॉल्यूम को हम क्यूबिक मीटर में नापते हैं और इसको हम मीटर की पावर 3 लिखते हैं। इसी तरीके से डेंसिटी है किलोग्राम पर मीटर क्यू मीटर, है ना। अब इसको हम लिखते कैसे हैं, किलोग्राम पर मीटर की पावर 3, यानी इसको हम क्यू मीटर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा मेजरेबल क्वांटिटी और उनके यूनिट्स। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर, ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस एंड वाइस वर्सा। तो जो सॉलिड होता है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये देखिए, जो सॉलिड है इसको हमने हीट दी, तो क्या हुआ, अगर हम उसको गर्म कर रहे हैं, इस हीट देने का मतलब है कि अगर ऐसे समझ लीजिए आप कि आइस क्यूब है आपके पास जो सॉलिड फॉर्म में है, और उसको हम गर्म कर रहे हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। फिर उसको और ज़्यादा गर्म कर रहे हैं, हीट दिए जा रहे हैं, तो वो गैस की फॉर्म में चेंज हो जाएगी। अगर हम इसके जस्ट अपोजिट चलें, हमारे पास अगर गैस निकल रही है, जैसे कि आप बर्तन में पानी गर्म करते हो तो उसमें से वेपर निकलती है, तो अगर आप उसके ऊपर कोई बर्तन ढक देते हो, कोई प्लेट रख देते हो उस फ्राई पैन के ऊपर जिसमें पानी उबल रहा है, तो वो ठंडा होकर क्या होता है, उस प्लेट पर चिपक जाता है और पानी की बूंद बन जाता है। तो जब वो कूल हो जाता है तो वो लिक्विड में बदल जाता है। ये देख रहे हो आप, लिक्विड में चेंज हो रहा है। अब लिक्विड को अगर हम फ्रिज करेंगे, यानी हम उसको फ्रीज़र में रख देंगे, तो क्या होगा, वो आइस बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस तरीके से ये मैटर को, हम इस मैटर की स्टेट को चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए हमारा आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट।
तो टेम्परेचर का इफेक्ट भी पड़ता है मैटर के ऊपर। भाई अगर हम बर्फ़ को अगर टेम्परेचर दिए चले जाएंगे तो वो किस फॉर्म में चेंज होता है, ये आपको पता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। और लिक्विड को अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे तो वो गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका इफेक्ट तो पड़ता ही है। और देखिए इसीलिए यहाँ पर ये टॉपिक दिया गया है ऑन इंक्रीजिंग द हीट। अगर हम हीट को इंक्रीज़ करते रहेंगे, देखिए यहाँ पर अगर हम हीट को इंक्रीज़ करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, तो क्या होगा, पार्टिकल गेन एनर्जी एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर एनर्जी। तो जो उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं उस मैटर के अंदर, तो वो क्या करने लग जाते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब अपनी पोजीशन पर इधर उधर मूव करने लग जाते हैं और वो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है ड्यू टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी। जब मूव कर रहे हैं इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है ना, ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो क्या हुआ, पार्टिकल ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड न्यू स्टेट इज ऑब्टेन। तो जो पार्टिकल्स हैं वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर देते हैं, ओवरकम कर देते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं और क्या हो जाता है, एक न्यू स्टेट में ऑब्टेन हो जाते हैं। न्यू स्टेट का मतलब समझ रहे हो आप, कि जो सॉलिड स्टेट है, जो अभी आपके पास बर्फ़ है और उसको आप टेम्परेचर दिए जा रहे हो, उसके मॉलिक्यूल्स की जो उसके पार्टिकल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जा रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में है वो लो होता चला जा रहा है और उसने फिर वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बोला है कि न्यू स्टेट इज़ ऑब्टेन। नेक्स्ट है इसमें मेल्टिंग पॉइंट। जब हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो देखो ये आपको ध्यान से सुनना होगा कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। ये सब आपका रिवीजन चल रहा है क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं, तो ध्यान से सुन लीजिए। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम ए लिक्विड एट ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड, दैट मीन्स अगर आप सॉलिड जैसे बर्फ़ की ही बात कर लेते हैं हम, तो जो बर्फ़ है मेल्ट ए बिकम अ लिक्विड। तो अगर कोई भी सॉलिड यानी बर्फ़ को ले लीजिए आप अपने माइंड में, उसको हम टेम्परेचर बढ़ाने पर वो जब लिक्विड फॉर्म में आना शुरू करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर हम ना टेम्परेचर बढ़ा नहीं रहे हैं, बल्कि वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है। दैट मीन्स कि अगर हमारे सामने कोई चीज़ रखी हुई है और उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर वही है, तो अगर सॉलिड स्टेट यानी बर्फ़ कभी ना कभी तो पिघलेगी, तो जो जिस समय वो पिघलना स्टार्ट होती है, लिक्विड फॉर्म में आना स्टार्ट होती है, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग कब होगा, जब कोई लिक्विड गैस क्या हो जाती है, बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए एट द टेम्परेचर एट विच, वो वाला टेम्परेचर है ना, इसमें कोई इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो ये है ना आपको दे रखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वो अभी एज इट इज जैसा भी इन्वायरमेंट में प्रेशर है उसी पे ही हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि द टेम्परेचर, वो वाला टेम्परेचर विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, यानी जब लिक्विड जो है किस में स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, जब उसको वो बॉइलिंग में, जब वो बॉइलिंग में कन्वर्ट हो जाना जाता है, मतलब वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, तो क्या हो जाता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग, है ना। और जो बॉइलिंग इज़ बल्क फिनोमेना, अच्छा यहाँ पर ये बात बोलिए कि बॉइलिंग इज़ बल्क फिनोमेना। इस बल्क फिनोमेना से क्या मतलब है आपका, बल्क का मतलब सरफेस, यानी जो बॉइलिंग होती है, अगर वाटर बॉयल हो रहा है तो वो सरफेस से होना स्टार्ट होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं बल्क फिनोमेना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब आप देखेंगे नेक्स्ट इसमें क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का मतलब ही क्या है, यहाँ पर ही समझेंगे हम। द अमाउंट ऑफ नीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूज़न ऑफ द सॉलिड। जो तो लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की बात जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ हीट, यानी वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो क्या कर रही है, कितने की ज़रूरत है, 1 kg, यानी 1 kg यहाँ पर हमारे पास, ये देखो 1 kg अगर सॉलिड है और उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज होने पर, यानी उसका जो मेल्टिंग पॉइंट आ गया है, लिक्विड फॉर्म में बदलना स्टार्ट हो गया है, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न।
ठीक है, सॉलिड का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आता है हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसका मतलब यानी यहाँ पर भाप बन रही होगी, वेपोराइजेशन हो रहा होगा, और वेपर किसका बन रहा होगा, लिक्विड का बन रहा होगा। ये आप कॉमन सेंस से समझ सकते हो। तो यहाँ पर क्या बताया है, द अमाउंट ऑफ हीट, यानी उस अमाउंट ऑफ हीट की बात कर रहे हैं। ये लेटेंट हीट वो होती है, वो वाला अमाउंट होता है हीट का जिसमें कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड। यहाँ लिक्विड की बात होगी क्योंकि ये अब क्या किसमें चेंज कर रहे हैं हम, वेपर में, और लिक्विड से ही वेपर में आएगा कोई भी मैटर। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड, 1 kg का लिक्विड है और इसको हमें किस में चेंज करना है, वेपर में, वो भी किस पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लेटेंट। ये जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे वो उबलना स्टार्ट हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ द लिक्विड कहलाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम इसमें। हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन द मैटर। तो देखिए, किसी भी मैटर के ऊपर प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है, यहाँ पर ऑन अप्लाइंग प्रेशर द पार्टिकल ऑफ मैटर कैन बी बॉट क्लोज टुगेदर, द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज। फॉर एग्जाम्पल CO2 गैस कैन बी सॉलिडिफाइड बाय द अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। तो ये मैंने एग्जाम्पल आपको ऊपर भी दिया था कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन द मैटर। तो देखिए, यहाँ पर आपने CO2 गैस देखी होगी, वो सॉलिड फॉर्म में आपको मिलती है। ठीक है, कभी कभी आप जो CO2 सॉलिड वाली जो मिलती है, तो वो क्या होती है, हमारे प्रेशर से ही बनती है। प्रेशर उस पर ज़्यादा दिया जाता है। ऑन अप्लाइंग प्रेशर, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है। द पार्टिकल ऑफ मैटर कैन बी बॉट क्लोज टुगेदर, और जो पार्टिकल्स हैं उस मैटर के, वो बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज, और वो जो स्टेट है उस मैटर की, वो चेंज करी जा सकती है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि जो CO2 गैस है कैन बी सॉलिडिफाइड, यानी CO2 गैस को हम सॉलिड फॉर्म में भी कर सकते हैं। अप्लाइंग कैसे कर सकते हैं, अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर को अप्लाई करके, एंड लोअरिंग टेम्परेचर, या फिर टेम्परेचर को लो करके। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आता है इसमें हमारा इवोपरेशन। या है हमारा इवोपरेशन, द फिनोमिनन ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपरेशन। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि इवोपरेशन कब होता है भाई, लिक्विड को हम अगर उसका टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वो हमारा इवोपरेशन होना शुरू हो जाता है, यानी भाप बननी शुरू हो जाती है। तो फिनोमिनन का मतलब है वो घटना, है ना, ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर। जब जो लिक्विड है अपने को वेपर स्टेट में लाता है एट एनी टेम्परेचर, यानी किसी भी टेम्परेचर पर, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट से नीचे की बात हो रही है, जिस समय लिक्विड क्या है, अपने वेपर की फॉर्म में आ रहा है लेकिन बॉयल नहीं हो रहा है, यानी भाप बनना शुरू तो हो रहा है लेकिन अभी बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया उसका। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इवोपरेशन। इवोपरेशन इज ए सरफेस फिनोमेना। तो इवोपरेशन भी क्या है, एक सरफेस फिनोमेना है। ये आप एग्जाम्पल से समझ ही गए हो, जैसे कपड़े फैलाने का एग्जाम्पल, कपड़े सुखाने का एग्जाम्पल है हमारा। कपड़े जब हम फैला देते हैं, यानी उसके सरफेस एरिया को हम बढ़ा देते हैं, तो वो सरफेस से क्या होता है, विंड के द्वारा, हवा तेज़ चल रही है तब भी इवोपरेशन के थ्रू क्या होता है, हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। या फिर दोपहर का समय होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तब भी हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर हैं जो कि हमारे इवोपरेशन को अफेक्ट करते हैं। क्या क्या है, एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीज इवोपरेशन, ये आप पढ़ चुके हो यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया पूरा रिवीजन इस चैप्टर का। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है आपको क्लियर हो गया होगा। रैपिड रिवीजन मैंने करवाया है जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगी आपको, ताकि आप हाफ ईयरली एग्ज़ाम जब आएँ तो आप इजीली उस चैप्टर को, कंसेप्ट को क्लियर करते हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप इसको देखिए। तो अगर आपको ये मेरे वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल पूनम स्टडी पॉइंट को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच।